डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा जी, मैं सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगी। अभी आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात करी, विच इज़ सुसाइड, स्पेशली विद इन द यंगर जनरेशन। एंड उसके साथ जो आपने तर्क दिए वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें हैं अब भी जो हम खुलकर नहीं कहते या खुल के हम सबके साथ शेयर नहीं करते। और आपने जो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी का आपने जो एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है, उसके लिए मैं आपको खासकर धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो सी, यू हैव बीन एन एडवोकेट फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड पॉलिसी चेंज। अपनी वेलबींग को प्रायोरिटाइज करने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हम सबको, और जो ऑडियंस हमें आगे सुनेगी, खासकर अगर आप कुछ अपनी केस स्टडीज और आपके एक्सपीरियंस से हमारे साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि केस स्टडीज से हम जो सीख पाते हैं और समझ पाते हैं वो शायद हम नॉर्मल डिस्कशन से नहीं समझ पाते। तो प्लीज आप हमारे साथ अपनी जर्नी के कुछ अंश शेयर करिए। थैंक यू दिव्या जी। मैं जो समझ पाया हूँ और उसको मैं सिंप्लीफाई करने की बहुत कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि ब्रेन हेल्थ या मेंटल हेल्थ को लेकर ना बहुत ज़्यादा हमने माइथोलॉजी और मिथ और क्रिएशन और बहुत कहानियाँ गढ़ ली हैं, उसको सिंप्लीफाई करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो दिमाग है ये एक ऑर्गन है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, बट फॉर ऑल इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इसका काम बहुत सिंपल है। इंसानी दिमाग का काम है एक संतुलन कायम रखना जिसके अंदर वो इंसान सरवाइव भी कर सके और थ्राइव भी कर सके। और इंसानी दिमाग का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हमें फ्री में मिलता है, कोई कहीं से लेकर नहीं आता, घर बैठे मिलता है। बहुत बार आपने नेक सलाह सुनी होगी कि लोग कहते हैं एक दूसरे को, यार तुम स्ट्रेस मत लिया करो। तो मुझे बताइए कौन ले रहा है स्ट्रेस? मेरे विचार से कोई नहीं लेता। ये तो वो चीज़ है जो आप शायद अवेयर भी नहीं होते। अभी हमारी बात चल रही थी एनवायरमेंटल इश्यूज़ की, तो साइकेट्री की इनिशियल किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि एयर पोल्यूशन इज अ कॉज ऑफ इंक्रीज्ड ह्यूमन अग्रेशन, राइट? नॉइज, overcrowding, poverty, all of these directly affect how your brain is functioning, and they will definitely reduce the ability of the brain to function at its full potential. तो ये स्ट्रेस जो आपके सुबह सुबह काम पर जाने वाली 1.5-2 घंटे की कम्यूट है, वो भी स्ट्रेस है। जो अब रात को हम घर के अंदर आर्टिफिशियल लाइट यूज कर रहे हैं, जिसने कि दिन और रात का फर्क खत्म कर दिया हमारे दिमाग के लिए, वो एक और स्ट्रेस है। एनीथिंग विच टेक्स अस अवे फ्रॉम द नेचुरल लाइफस्टाइल, एंड आई एम सेइंग इट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट पॉसिबल टू गो बैक टू अ नेचुरल लाइफस्टाइल। वी आर सिंपली कोपिंग विद स्ट्रेस। द ओनली नेक्स्ट बेस्ट थिंग विच वी कैन डू इज टू लिव विद मोर अवेयरनेस, कि आप ये जाने कि स्ट्रेस आपको यूनिकली कैसे इफेक्ट करता है। क्या आपका चिड़चिड़ापन बढ़ाता है? क्या आपकी नींद कम करता है? क्या आपको जो पहले हफ्ते में एक बार दोस्तों के साथ ड्रिंक कर लेते थे, अब वो डेली की हैबिट बन गई है रोज रात की, और आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि मैं तो स्ट्रेस से कोप कर रहा हूं। ये अवेयरनेस हमें बचाएगी मेंटल हेल्थ की कोई बड़ी समस्या आने से। सो लिविंग विद अवेयरनेस एंड बीइंग ओपन टू कि यार अब ये थोड़ा ना मेरे लेवल ऑफ कोपिंग से बाहर जा रही है बात, आई थिंक आई नीड एन एक्सपर्ट नाउ। अगर हम ये दो चीज़ों के ऊपर थोड़ा काम करना शुरू कर लें और अपनी जानकारी को ठीक साइंटिफिक सोर्सेज से लें, तो हम इस चीज़ को अपने लिए और अपने उन शुभ चिंतकों के लिए जिनका हम ध्यान रखना चाहते हैं, उनके लिए ज़िंदगी काफ़ी बेटर कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर शर्मा जी। अनु जी, मैं अब आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी। वेलबींग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कैसे मानती हैं कि विश्वास, फेथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ मानसिक और शारीरिक भलाई में योगदान करते हैं? जी, मैं अगर आपका प्रश्न एक दूसरी तरह से पूछूं, क्या धार्मिक लोग ज़्यादा लंबा जीते हैं और बेहतर जीते हैं?
उसका आंसर, शॉर्ट आंसर इज एब्सोल्युटली यस। और ये मैं नहीं कह रही, बहुत रिसर्च है इसके ऊपर जो ये कह रही है। अब इन रिसर्चर्स ने अध्यात्म और रिलीजन को अलग अलग नहीं किया, इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं इन रिसर्चेस में ये वर्ड्स। तो वो किस तरह से काम करते हैं इसको देखने का जरूरत है। और इसको जिस तरह से देखा गया है वो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं। टाइम मैगजीन में एक स्टडी छपी थी जो कह रहे हैं कि जब आप अपने आप को अकेला समझते हैं, जब आप समझते हैं कि है मेरी ना कैपेसिटी नहीं है, मैं बिल्कुल लोनली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई बड़ी शक्ति मेरे साथ नहीं है, आप अपने आप में आत्मविश्वास जो आपका अपना रहता है, जो आपको अपनी जिंदगी चलाने के लिए ऊर्जा देता है, वो आप खत्म कर देते हैं, खुद से ही खत्म कर देते हैं। पर जब हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है जो मेरे साथ है, मैं चाहे जहां पे भी हूं, जब हम ऐसी मान्यता के साथ चलते हैं तो वो हमारी ऊर्जा जो है एक्सपैंड कर जाती है। अब हम उसको कहेंगे कि हमारी कॉन्शियसनेस संकुचित ना होके एक्सपैंड कर जाती है, एक्सपेंसिव माइंड के साथ हम रहते हैं। तो अगर इस एनालिसिस के साथ, चाहे ये शोध जो हुआ है इसके साथ देखें, टाइम मैगजीन जो कह रही है वो देखें, अगर हम इस हिसाब से देखें तो मैं मानती हूं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो एक हमें भाव दिया गया है जीने के लिए वो है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही पूरा ब्रह्मांड हूं। ये आपको छोटा नहीं होने देता, अकेला नहीं होने देता, ये आपको एक्सपेंसिव मोड में रखता है। सो इन दैट सेंस शायद दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो हमें बताती है, जो डेटा कहता है कि धार्मिक लोग ज्यादा जीते हैं, ज्यादा लंबा जीते हैं और ज्यादा अच्छा जीते हैं। चर्च गोअर्स पे ज्यादातर ये स्टडी हुई है, बिकॉज ज्यादातर ये पश्चिमी समाज में स्टडीज हुई है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा ओरिजिनल रिसर्च नहीं होती है। तो वहां पे कहा गया है कि जो चर्च गोअर्स हैं वो 33% ज्यादा जीते हैं। सो अगर ज्यादा जीना चाहते हैं तो द आंसर इज देयर। अंडरस्टैंड। तो फिर मतलब मैं ये कुछ अलग शब्दों में ये आपसे कहना चाहूंगी, तो फिर आपका कहना ये है कि अभी साइंटिफिक एडवांसमेंट के युग में हमारा फेथ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, या जो आप कह रहे हैं कि हम सबकी इंडिविजुअल रिलीजियस मान्यता हम सबको और शक्ति देगी और आगे बढ़ा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, इंडिविजुअल भी और कलेक्टिव भी। लेकिन इसमें बस एक समस्या है, ये आपके पास चॉइस नहीं है कि आप रिलीजियस हैं या नहीं। ये जो स्टडीज हुई हैं ये रिलीजियोसिटी और स्पिरिचुअलिटी को दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर रही हैं, जो ये स्टडीज कर रही हैं। अब वो किस हिसाब से मान रही हैं वो तो इंडिविजुअल स्टडी का ही कंस्ट्रक्ट देखना पड़ेगा, है ना। बट डेटा अगर कह रहा है कि अगर सो कॉल्ड धार्मिक लोग 33% ज्यादा जी रहे हैं और बेहतर जी रहे हैं इन देयर सेल्फ रिपोर्टेड क्वालिटी ऑफ इंडेक्स, तो हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। 33% इज अ वेरी बिग नंबर। 100%। एंड अगर हम सुसाइड से डील कर रहे हैं तो 33% का आंकड़ा देखना, मतलब वो चीख चीख के कह रहा है मुझे देखिए। सो इसमें मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है युवाल नोआ हरारी का, हु इज अ हिस्टोरियन एंड अ वेरी लॉजिकल पर्सन। उनकी जो दूसरी किताब है वो उन्होंने एक इंडियन को समर्पित की है, उन्होंने उनके मेडिटेशन टीचर। जी 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 बिल्कुल, मिस्टर गोइंका। क्योंकि युवाल हरारी खुद अब साल में 60 दिन विपश्यना मेडिटेशन करते हैं जी, राइट। सो आई थिंक जो आप कह रही हैं दैट इज वेरी वैल्यूएबल, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट जस्ट रिलीजन बट एज यू सेड वेरी राइटली मोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जैसे भी आप उसको डिफरेंशिएट करना चाहें, स्टडीज नहीं कर रही हैं। सो हम इसको चर्च गोअर्स भी यही डेटा रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर चर्च गोअर्स यही डेटा रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये हम अपने साइंटिफिक माइंड में कहते हैं कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी आर वर्किंग सेपरेटली, दे आर कोएग्जिस्टिंग इन अ पर्सन्स माइंड। क्योंकि ये खाली युवाल नोआ हरारी नहीं कह रहे हैं, फॉर्च्यून 500 के हर सीईओ है, एवरी सीईओ सेज दैट वो दिन में 15 मिनट मेडिटेशन करते ही करते हैं, कोई भी प्रक्रिया करें वो। सो आई थिंक इट्स रिटन ऑन द वॉल इन सम वे कि यू नो कि मेरिट है। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद। तो अनु, आपने हमारे साथ एक रिसर्च के आंकड़े शेयर किए हैं, तो मेरा भी ऐसा कुछ मानना है कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, कोई विपत्ति आती है, तो जो हमारा फेथ होता है या हमारा जो विश्वास होता है, अगर वो डगमगाए नहीं तो हम काफी हद तक
उसे सह लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर क्या आप हमें अपने अनुभवों से या कुछ केस स्टडीज के साथ हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं हमारे साथ? जी, मैंने अपना करियर शुरू किया था एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, मार्केटिंग में। सो आई ऑलवेज से, बहुत कर्मा है क्लियर करने के लिए। तो इसमें जो फार्मा कंपनीज करती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करती हैं ना, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में सबसे एक बड़ा जो पेचीदा सवाल खड़ा हो जाता है, वो सवाल खड़ा होता है प्लेसिबो का। ये किस तरह के लोग हैं जो अपने आप को अपने दिमाग से ही ठीक कर लेते हैं? प्लेसिबो में ना कोई इंजेक्शन में कुछ डाला, दवाइयों में कुछ शुगर पिल्स खिला दी, और इतना तक क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज बताती हैं कि जो रेड और येलो और ऑरेंज पिल्स हैं वो मानी जाती हैं कि वो ऊर्जा जनरेट करती हैं, और ग्रीन और ब्लू ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। लाइक पिल्स के कलर्स का इतना इम्पैक्ट हो रहा है लोगों पे। एंड प्लेसिबो ऐसा अगेन माना जाता है कि लगभग 33% केसेस में ये भी काम करता है। आंकड़े लगभग सेम ही दिख रहे हैं दोनों के। तो कहाँ स्पिरिचुअलिटी, प्लेसिबो, रिलीजियोसिटी जाके मिक्स हो रही है, इसका लगापाना अंदाजा बहुत मुश्किल काम है। एंड मोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं उनके लिए ये प्लेसिबो पेचीदा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अगर प्लेसिबो से लोग ठीक हो जाएंगे तो दवाइयां कौन खाएगा, मार्केट कैसे बढ़ेगी, जीडीपी कैसे बढ़ेगी, और प्लेसिबो का उल्टा इफेक्ट है नोसिबो, कि अगर हम सोच सोच के अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तब हम अपने आप को सोच सोच के बीमार भी कर लेते हैं। और रिसर्च सेज कि ये लगभग ऑलमोस्ट एवरी सिम्टम नोन टू मैनकाइंड में ये काम करता है, ये जो प्लेसिबो का इफेक्ट है। सो दिमाग का इतना सही उपयोग अगर हम कर सकते हैं तो मतलब सोचने वाली बात है, ये शोध करने का विषय है। करेक्ट। सो आई गेस यहीं पे जो हम लोग इतना प्रोपोगेट करते हैं कि एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, तो डेफिनेटली दिस इज समवेयर दैट वी हैव टू टेक दैट अहेड। आगे बढ़ते हुए राकेश राव जी, आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूंगी। जैसे कि मैंने आप सबसे शेयर किया कि राकेश जी ने ग्लोबली स्पोर्ट्स पे रिपोर्ट किया है, और हम सब उन्हें कई सालों से टीवी और रेडियो पे देखते आए हैं, सुनते आए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ओवर द डेकेड्स क्या आपने भारतीय समाज में स्पोर्ट्स के तरफ विचार में कुछ बदलाव आता देखा है? सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया। बदलाव खेल को लेके, देखिए हमारे देश में हम लोग बातें करते हैं बहुत कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, और आजकल जैसे हम लोग ये सुनते हैं खेलो इंडिया, और खेल, देखिए खेल नॉर्मली घर घर में एक कोई स्ट्रेंज कोई एक्टिविटी नहीं है। वो हर घर में हम देखते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, पेरेंट्स उनको एनकरेज करते हैं, लेकिन एक हद तक। जैसे ही 9th का एग्जाम खत्म होता है आपको खेल से कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं साहब अब बहुत हो गया, अब आप पढ़ाई कीजिए। ये मैंने देखा है, ये माइंडसेट जमाने से रहा है। जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैंने देखा, 40 साल की मेरी जर्नलिज्म की करियर में भी मैंने वो चीज़ देखी। पेरेंट्स जो एनकरेज करना चाहते हैं वो भी एक रीज़न ढूंढते हैं कि हम अब कैसे अपने बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपको और सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे साहब बहुत महंगा हो गया है आजकल, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स महंगा हो गया है, या एक चीज़ को, एक एक्टिविटी को परस्यू करने के लिए जो भी आपको चाहिए वो बहुत जो है सुविधाएं नहीं हैं, और 36 चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, हमें एक चीज़ समझना है कि खेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप उसको मेंटल हेल्थ कहें, चाहे फिजिकल हेल्थ कहें, आपको खेलना ज़रूरी है। क्योंकि आप में जो एनर्जी जो है वो जो आती है, मैं कह रहा हूँ इसमें आपकी एनर्जी जाएगी नहीं, जो खेल के दौरान या खेल के ठीक बाद आप जिस मेंटल स्टेट में रहते हैं वो बहुत अलग है। आप एक ले लीजिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ ले लीजिए, एक मुक्केबाज है, बॉक्सर, वो भी उतना ही स्ट्रेस्ड है जितना एक आम इंसान स्ट्रेस्ड है। लेकिन जब वो एक पंचिंग बैग के सामने जाता है, उसको अपना ओपोनेंट मांगता है और अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देता है, उस पंचिंग बैग के ऊपर। ये हम अंग्रेजी टर्म में हम यूज करते हैं, यूजिंग लाइक अ पंचिंग बैग। ही लिटरली यूजेस वन ना। उसकी सोच थोड़ा डिफरेंट, मतलब उसकी सोच बाकी सबसे थोड़ी हटके है, क्योंकि उसके पास एक साधन है, ऐसा एक जरिया है जिससे कि वो अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है। और जैसे अभी हमने सुना कि स्ट्रेस, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि स्ट्रेस एक ऐसा एक वो है जिससे हम सब सफ़र कर रहे हैं।
तो क्या हमारे पास ऐसा एक विंडो है, या फिर अगर मैं उस विंडो का नाम दूं पंचिंग बैग, ऐसा कुछ है जहां पे कि हम अपने फ्रस्ट्रेशन, अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं या वो निकाल सकते हैं? तो क्यों नहीं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो जैसी लाइक जीवन शैली हमारी है, उसमें शायद इसकी जगह है नहीं, क्योंकि हमने कभी इसको प्राथमिकता दी ही नहीं। हमने हमेशा सोचा है कि साहब खेल तो खेल है ये, लेकिन यकीन मानिए स्पोर्ट्स खेल नहीं है, उसको आप मजाक मत समझिए, इट्स वेरी डिफरेंट। इट कैन बिल्ड कैरेक्टर्स, एंड ये मैंने देखा है, मैंने खिलाड़ियों को बनते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है, बिखरते हुए देखा और फिर बनते देखा। तो इसलिए जो स्पोर्ट्स की जो एक एक्टिविटी है, या जैसे हम चैंपियंस को हम देखते हैं जब वो बन चुके होते हैं। अब मैं थोड़ा सा जो है, मैं स्पोर्ट्स से हट के थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की बातें कर रहा हूं, क्योंकि हमारे इंडियन हाउस होल्ड में उसमें जब तक वो चैंपियन बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक उसको कोई पूछता नहीं है। मोहल्ले वाले भी तब तक पूछते हैं जब तक वो जीत रहा है। अगर एक इंजरी से अगर वो अपना एक्टिविटी या अपना जो भी वो चाहता है उसको परस्यू नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं पूछता। ये हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है। इसीलिए ये माइंडसेट में जो चेंज हुआ है, अगर जैसे हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि अबाउट 2008 ऑनवर्ड्स, अगर मैं एक डेट या एक फिगर दूं आपको, तो अबाउट 2007-2008। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि उससे पहले हमारे यहाँ पे जब से 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, तब से एक धारणा थी कि साहब हम लोग ठीक हैं, हम लोग जाके compete कर, मतलब जाके पार्टिसिपेट करते हैं, compete नहीं करते हैं जी। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि नहीं, अभी हम आपको सब जगह भेजेंगे, क्योंकि घर में हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है। अब ये सोचिए कैसा एक पूरा का पूरा देश की जो सोच में एक चेंज आती है एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी, एक इवेंट से। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह है, लेकिन पार्टिसिपेशन का जो लेवल था वो ज्यादा बढ़ा। अलग अलग जगह इंडिया के लोग गए पार्टिसिपेट करने, तब उनको लगा कि ये जो वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ में खड़ा है ये भी हमारे तरह ही है, क्योंकि उससे पहले आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं थी कि एक वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स या कोई भी आप देखें इंटरनेशनल इवेंट्स, जहां पे कि आपको वर्ल्ड के जो बेस्ट लोग हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, उनके साथ आप नहीं खड़े होते थे, क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस कदर ज्यादा था कि आपको लगता था यार हम तो उनसे कंपीट कर नहीं सकते हैं। लेकिन पोस्ट 2008, 2010 और अभी 15 साल के बाद आप देखें कि हम लोगों में एक सेल्फ बिलीफ आ गया है। नाउ वी नो लॉन्गर गो टू पार्टिसिपेट, वी गो टू compete, and that mindset में there's a huge difference। पहले हमारे वीजाज लगते थे, जब प्लेयर एयरपोर्ट के अंदर खड़ा हो जाता था तो एक आदमी पासपोर्ट पे स्टैंप लगा हुआ जिसपे वीजा लगा होता था और टिकट के साथ उनको अंदर देता था। सोचिए वीजा लास्ट डे मिलता था, लास्ट आवर मिलता था। 6 बजे तक कोई ना कोई मिनिस्ट्री का आदमी जाके एम्बेसी के बाहर खड़ा रहता था कि भाई हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं, हमको दे दीजिए। सो ये जो चेंज आया, ये शिफ्ट जो है, ये डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करता है जो न्यू जनरेशन स्पोर्ट्समैन है, या एक कोई भी एक घर है जहां पे एक बच्चा खेल के प्रति रुचि रखता है, अगर हम उसको एनकरेज नहीं कर सकते हैं तो माफ कीजिए, हम लोग बहुत 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 पीछे हैं। और स्पोर्ट्स को जब तक आप एक अच्छे हेल्थ के साथ कनेक्ट करके नहीं देखेंगे, तब तक आई थिंक चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, हमें भी बहुत सोचना बाकी है। सिर्फ सोचना ही नहीं, वी हैव टू टर्न जो भी हम एक एस्पिरेशंस हैं उसको, टिल वी टर्न इट इनटू एक्शन, हमें करने की जरूरत है। सिर्फ सोचना करना नहीं होता है। अब सोच तो बहुत लिया, अब वक्त आ गया कि अब हम कुछ करें। बिल्कुल सही बात है। तो शायद इसीलिए कि एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए खेलों को अपनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पर मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि देश में एक स्वस्थ जीवन शैली को अपना योगदान देने के लिए खेलों को कितना और बढ़ावा देने की जरूरत है? देखिए, खेलों को बढ़ाना, अगर जैसे हम कहते हैं कि एनकरेजमेंट देना है, प्रोत्साहित करना है जी, ये सरकार के ऊपर हम छोड़ देते हैं, या प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ते हैं। ये बहुत बात की बात है। पहले तो हम उसको एक जीवन शैली रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हम उसे शामिल कर रहे हैं, क्या हम ये समझ रहे हैं कि क्या हम अपने सेहत के लिए कोई खेल खेल रहे हैं। हम सिर्फ सुबह उठ के योगा कर लें या
एक अच्छा स्मार्ट वॉच पहन के हम लोग वॉक करके और कहें कि साहब Steps. देखिए हमने तो 8,000 स्टेप 8,000 चल लिए, steps 10,000 चल स्टेप चल लिए, जी। ये बहुत लिमिटेड वो है मेरे ख्याल से। जी। इससे तो हम मतलब अपने आप को खुश करने के लिए ये एक जरिया बहुत अच्छा है कि पता है मैंने 10,000 स्टेप्स वॉक किए। जी। वो पड़ोसियों को बता के अपने नंबर लेने बहुत ईजी है। लेकिन क्या आप सीरियसली वैसे वॉक कर रहे हैं जैसे करना चाहिए? क्या वो पेस मेंटेन कर रहे हैं? क्या आप अच्छे जूते पहन के चल रहे हैं? फुटवेयर लेके तो हमारे कंट्री में यकीन मानिए वॉक करते हैं लोग, उनको यही नहीं पता कौन सा जूता पहन के वॉक करना है। उससे ज्यादा इंजरीज होती हैं, आपके नीज, आपके जॉइंट्स, उसमें ज्यादा इंजरीज होती हैं। तो अभी अगर हम कहें कि लाइफस्टाइल में क्या क्या जोड़ना है, तो बेसिक से शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग बातें कर लेते हैं कि साहब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए आप, और हमारे यहां स्टेडियम नहीं है, ये आपने बहुत सुना होगा। देखिए आजादी को हमारे 78 साल हो गए हैं, और मुझे यहां तक याद है जब तक ये 5 ईयर प्लान चलते थे हमारे, मेरे ख्याल से 12 कुछ हुए हैं हमारे, और 2017 में 5 ईयर प्लान्स जो थे ये डिसकंटिन्यू हो गए जी। प्लानिंग कमीशन को खत्म करने के बाद। सो तब तक मैं हमेशा सुनता था कि हमें जो है साहब स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और ये चाहिए, वो चाहिए, और रोटी कपड़ा मकान, और गरीबी हटाओ, और पता नहीं क्या क्या नारे दिए हमने इस कंट्री में बहुत सारे। लेकिन यकीन मानिए जब ये देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों को ये बताया गया कि साहब रोटी कपड़ा और मकान की बड़ी ज़रूरत है। इससे पहले भी जो एक चैट मतलब जो ये बात हुई थी तो रोटी कपड़ा और मकान की बात हुई थी। हम 78 साल की आज़ादी और इतने 5 ईयर प्लान के बाद अपने लोगों को रोटी नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, कपड़ा नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, मकान नहीं दे पाए, चलिए वो भी छोड़ दिया, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन 78 साल में हम अपने लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे पाए, और हम कहते हैं हमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। सॉरी, मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जरूर हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि हम एक बेसिक नेसेसिटी को इग्नोर करके हम ये बात करें कि साहब हमें एक स्पोर्टिंग नेशन बनना है और खर्चा करना है। ये आप ना करें, क्योंकि राजस्थान में आज भी ऐसे कितने ही गांव हैं जहां पे सुबह 3:30-4 बजे एक औरत उठती है, अपने सर पे 4 बर्तन बोलिए, मटके बोलिए, प्लास्टिक के बोलिए या क्ले के बोलिए, वो लगा के अपने 2 सहेलियों के साथ, उसके हाथ में भी 2-4 होंगे, एक के ऊपर एक 4 उसको रख के 3-3 मील चल के जाती हैं, और सुबह होने से पहले पानी लेके वापस आती है, क्योंकि उसके घर में चूल्हा जलना है, उसके बच्चों को, उसके हस्बैंड को खाना देना है, क्योंकि फिर उनके हस्बैंड बाहर जाएंगे काम ढूंढने के लिए। जहां पानी नहीं दे पाए हम इतने प्लानिंग के बाद, वहां हम खेल के लिए हम एक प्रायोरिटी रखें। शायद ये उसका वक्त अभी आया नहीं है, लेकिन जितना जल्दी आ जाएगा, जितना जल्दी हम कहेंगे कि सेहत के लिए खेलना जरूरी है, ये मैसेज हम किन शब्दों में लोगों तक पहुंचा सकते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पहुंचाना जरूरी है, ये जरूर जानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। डेफिनेटली आपने जिन पॉइंट्स पर चर्चा की है उसमें हम काफी डिटेल में और बात कर सकते हैं, और शायद एक के बाद एक और इश्यूज उसमें जुड़ते जाएंगे। पर फिलहाल हेल्थ और मेंटल, बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर कैंडी जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। देखिए, मेंटल वेलनेस महत्वपूर्ण है, ये हम सभी जानते हैं और समझते हैं, पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या भारत में इसे सभी क्षेत्रों में, खासकर कॉर्पोरेट क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में एक मैंडेट बनाया जा सकता है, और कैसे? थैंक यू दिव्या। मैं हिंदी और इंग्लिश में जंप करूँगी। तो डॉक्टर सत्यन, डॉक्टर अनु और राकेश जी ने जो अभी कहा, मैं थोड़ा सा पीछे उससे जाऊँगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ओके, लेट मी कम टू द ग्राउंड लेवल। अभी हम सब जो यहाँ पे हैं अभी, ओके, नगेट्स लेके जाने वाले हैं, लेकिन क्या कुछ उसके बारे में करने वाले हैं? कल सवेरे होते ही भाग दौड़ शुरू, स्पोर्ट्स का गया, पता नहीं राकेश जी ने कहा तो सही, लेकिन कहाँ से करेंगे? डॉक्टर सत्य ने बहुत सारी गंभीर बातें कही, डिप्रेशन के बारे में, बहुत सारे खटकता अंदर, नहीं सुनना है मुझे ये सब। आई डोंट वांट टू फील लो, मुझे रिमाइंड मत करो कि ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में। कितने बार आपने सब लोगों ने सोचा होगा अंदर, क्या कह रहे हैं, क्यों ये बातें कह रहे हैं? अनुजी ने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वार्तालाप भी वहाँ पे हो रहा था, डिस्कशन की स्पिरिचुअलिटी प्लेसिबो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी
थैंक यू टू ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन। मैं उनके साथ बहुत सालों से जुड़ी हूँ, सिंगापुर में भी, और मैं एक स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट हूँ, कॉर्पोरेट्स में काम करती हूँ, 25 इयर्स हो गए। और अलोंग द वे मैंने अपनी टीम्स को कोच किया, कोई डिग्री विग्री नहीं थी, बट करने दिया है चार ने कि आसानी से आता है, तुम्हें अच्छी बातें कहती हो, कहानियाँ भी सुनाती हो, स्टोरी टेलिंग ईजी आता है। अब पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप्स में पढ़ रही हूँ। ये एसडीजे के 5 पिलर्स हैं, और पीस और पार्टनरशिप की वजह से हम लोग साथ हैं, राइट? यूल अग्री विथ मी कि पीस और पार्टनरशिप की वजह से हम एक दूसरे के साथ हैं, कोलैबोरेशन। और एक स्टडी कहता है कि अगर आपको खुशी से जीना हो, बहुत सिंपल सी बातें, हाँ, अब ये वी डोंट हैव टू स्टडी टू मच, कहीं जाके कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सी बातें। मैस्लोस का थ्योरी हमने बचपन में या कॉलेज में पढ़ा होगा कि फूड, वाटर, वो सब चाहिए। एक चीज़ हम भूल जाते हैं, वो है संतुलन, बैलेंस। अब आप राकेश जी का सुनोगे, कल से दौड़ना शुरू करोगे और बस वही करते रहोगे, क्या काफ़ी होगा वो? मैं बोलूँगी येस, यू विल गेट 10% ऑफ दैट, बिकॉज इफ़ यू आर फीलिंग सैड, अनहैप्पी, जो भी है बच्चे यहाँ पे या कॉलेजियंस या अडल्ट लाइक ऑल ऑफ अस, 10 मिनट के लिए प्लीज़ जाके वॉक कीजिए, चप्पल हो या शूज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस चलिए, वहाँ पे बैठ के मत रहे। आप अगर रोज़ देर से उठ रहे हो, कोई मोटिवेशन नहीं है, सेम लाइफ है, रोज़ का वही सुनना है, स्पाउस का या पेरेंट्स का, 10 मिनट जाके चलिए, खुद के ऊपर लीजिए। शी स्पोक अबाउट सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब क्या है कि वो अंदर की द इंट्यूशन और द हार्ट का प्लीज सुनिए। क्यों? अगर मोच आ जाती है अभी किसी को भी और घुटनों में दर्द है, तो क्या करोगे आप? सरदर्द भी है हमारा सुन के शायद, तो व्हाट विल यू डू? क्रोसिन लोगे या कुछ नींबू जूस। बट कभी कभी ऐसे ध्यान में आया है आपके कि ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, क्यों आ रहा हो, क्यों ट्रिगर हो रहे हो आप? ओके, ट्रिगर क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लेसन सीखना है हमको, हमारी बॉडी कुछ बता रही है हमको कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। ये उनको इग्नोर मत कीजिए। इतने अभी स्टिमुलेशन इन्फॉर्मेशन के हैं कि कॉन्स्टेंटली कुछ आ रहा है फ़ोन पे कि आप अपने आप को ही भूल जाते हो। नहीं, मैं 10 मिनट पहले दुखी थी, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर। प्लेसिबो एक लेंगे हम। प्लेसिबो का मतलब होता है एक अच्छी सी नाइस चॉकलेट है ना, 59 नाउडेज चिकरी, 90% डार्क चॉकलेट क्योर्स हार्ट, क्योर्स डिप्रेशन ऑल्सो। डिप्रेशन का नाम ही बंद करो, बिकॉज कोई भी बात करता है तो बोलता है अरे मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ यार, अरे थोड़े से ये हो गया, मेरे ऊबर नहीं आया टाइम पे। डिप्रेस्ड बिकॉज ऊबर नहीं आया टाइम पे। इट इज़ अ बिग कंटिन्यूम ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से यहाँ तक। अब वो लास्ट स्टेज होता है, वो प्लीज़ वो वर्ड अपनी वोकैबुलरी से निकाल दीजिए। जो आप बात करते हो, योर वर्ड्स आर द हाउस यू लिव इन। सो आप अब बोल रहे हो कि नहीं मैं ठीक नहीं लग रही हूँ आज मिरर के सामने, ठीक बन जाओ, हैप्पी हो जाओ। खुद को देख के अगर खुश नहीं रहोगे, अपने आप से रोज़ नहीं मिलोगे, हैप्पी नहीं होंगे अपने साथ, तो दूसरों के साथ क्या निभाओगे? रिश्ते क्या निभाओगे? जगजीत सिंह जी बहुत अच्छा से कहते हैं, खुद से पहले अपने साथ के साथ अपने आप में पहले मिलो और रिश्ता अपने आप से पहले निभाओ। उसका अर्थ क्या होता है? वो गज़ल के लिए नहीं है। इट मीन्स दैट यू फर्स्ट बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। अपने दिल की सुनो पहले। दिमाग का क्या होता है? आई टेल यू द डिफरेंस सो दैट इट्स ईजी। दिमाग का क्या होता है? ईगो सेल्फ बहुत आ जाता है। वो ईगो इज ड्राइविंग यू, ये कर रहे हैं, वो कर रहा है, ये कर रहा है। मम्मी बोल रही है अरे बेटा खाना खा के जाओ। नहीं माँ, तुम्हारे लिए कहाँ टाइम है मेरे पास, बाय। गड़बड़ी में तुमने वो बोल दिया। अब माँ इतनी अच्छी रहती है कि वो ठीक है बेटा है, माफ कर देते। आप ये करते जाते हो, क्यों? बिकॉज वो सैंड पेपर लग रहा है आपको, लेकिन आप सीख नहीं रहे हो। पॉलिशिंग बराबर हो रही है, दर्द हो रहे, फेलियर्स हो रहे, और ये फेलियर का वर्ड भी निकाल दो, मिस्टेक भी निकाल दो। अगर वो नहीं करते एडिसन जी, तो हमारे पास आज लाइट नहीं होता। 100 और 2000 मिस्टेक्स आप जो बोलते हो फेलियर्स के बाद ये लाइट आया, बल्ब हुआ, राइट? अगर वो नहीं करते, बोलते नहीं मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, सेकंड चांस में छोड़ देते हैं। थिंक अबाउट इट। सो एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, एवोल्यूशन हो रहा है। इट्स ओके। आज गाजर का हलवा ठीक से नहीं बना, इट्स ओके।
ये इट्स ओके अपने आप को बोलना सिखाओ, जो भी एज हो, इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। रीड बॉयफ्रेंड ने डिच किया, पता है कितना दर्द होता है, स्पाउस ने बोल दिया खाना अच्छा नहीं है, कि पता है कितना दर्द, कभी नहीं मेरा प्रोत्साहन नहीं देते, अप्रिशिएटिव वर्ड्स नहीं होते। प्लीज, ऑल एक्सटर्नल है ये सारा एक्सटर्नल। उनको दिमाग में है कि नमक ज़्यादा चाहिए, उनका प्रॉब्लम है, तुम अपने आप में मत ले लो। सब किसी को, सब ऑल डोंट हैव द क्षमता ऑफ बीइंग मिर्जा गालिब। जो वो दर्द ले सकते थे, वो अलग अलग ही दुनिया है, उनके जैसे ना बनो। हजार ख्वाहिशें, राइट, वो सुना होगा आपने, बहुत डिप्रेसिंग सॉन्ग है वे। ओके, सो आई एम गोइंग टू डील ऑन म्यूजिक। So both music is important. Now corporate में her answering her question, bringing it down, corporates में EAP एक होता है पैनल, अगर आप जो सुन रहे हो, it's called employee assisted planning and you know, so counselor होता है, therapist होता है। वो टैबू शब्द नहीं है, सिर्फ इंडिया में ये शब्द टैबू हो गया है, and please come out of it. A therapist is your greatest best friend who you can use in confidence. Agreed. Correct. जो अपने पेरेंट्स को नहीं बोलेंगे, अपने स्पाउस को नहीं बोलेंगे, ना पुलिस को जाके बोलेंगे। इफ यू गो एंड कन्फेस एंड से मैंने किसी को कुछ किया है, रिमेंबर दिस, therapist in India has a legal responsibility to protect you and to show you your way, but to also get legal help, because there could be something going wrong in your wiring that you have gone and done that. Not all of us are made for love, huh? Let me just put it out there. I don't mean to hurt Rakesh ji, but I'll say something. मेरा मूड नहीं है आज। लेडीज को हार्मोनल चेंजेस होते हैं, blame it on the damn hormones. No, please do not go into that hormonal thing. You're not a victim of the hormones. No, you can come out of it. No pills, no nothing. So responsibility is ours. The buck stops with us. The buck only stops here, not there. Seeking within is a nice word to use, but what it means is inside first. सुनो उनकी ईगो सेल्फ को बाहर रखो। ये मंकी चैटर होता रहता ना, नहीं मुझे उनसे ज़्यादा करना है, ये करना है, वो करना है। दिल क्या कह रहा है? अच्छे आदमी है यार, हम सब लोग आए हैं और जाने वाले हैं, सेम रास्ता है, राइट? रास्ते अलग होंगे, गोल्स अलग होंगे। फाइनली वन डे द सॉन्ग विल स्टॉप प्लेइंग, द म्यूजिक विल स्टॉप प्लेइंग, सबके लिए। म्यूजिक यूनिवर्स का प्लीज सुनो, स्टॉप एंड लिसन टू द म्यूजिक ऑफ द यूनिवर्स, स्टॉप एंड स्मेल द रोजेस। पहले ज़माने में बोलते थे, अभी AI आ गया है, क्या व्हाट एल्स इज कम, वेलकम इट। जितना तुम रेजिस्ट करोगे उतना दर्द होगा। एक्सेप्ट, गो विद द फ्लो, बिकम लाइक वाटर, नॉट ईजी, एंड टेक द शेप ऑफ वाटर, टेक द शेप ऑफ एनीथिंग। ईजी है? नो, नॉट ईजी। आई एम नॉट सेइंग इट्स ईजी, बट इट विल बिकम ईजी when you say, अरे मेरे लिए करना है ना। कोई दोस्त कहता है कि यू नो, राकेश जी कह रहे थे कल चलो डिनर खाते हैं। इफ आई वॉज एब्रप्ट, नहीं मुझे बहुत काम है आज के लिए, मुझे दिव्या का या ममता का ये वो करना है, वो सोचते हैं ठीक है उसके पास वक्त नहीं है, मैं अपने आप कुछ करूँगा। ही इज नॉट ब्लेमिंग मी टू फील बैड, सो स्टॉप ब्लेमिंग एनीबडी एल्स, ब्लेम टू योर सेल्फ। मैं नहीं खुश हूँ, नहीं उसने मेरे को डिच किया, खाना नहीं दिया, पैसे वापस नहीं दिया। हाँ, पैसे इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बट देयर इज नो नीड टू गेट सैड, डील विथ इट, ओके? एंड कीवर्ड, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो ऐसे फोरम्स कॉर्पोरेट्स में, ऐसे जो नहीं, आई मीन हु हैव नॉट अटेंडेड, लेट मी टेल यू, सच अ बिग लॉस, बट दिस वीडियो आई एम होपिंग विल रीच अ लॉट ऑफ पीपल. And I use a lot of music, so I think in the next question I will attach that. But please, if you feel something, the best thing, listen to one TED talk, okay? What is the best longevity to keep? Pura vida bolte Latin American में, 1% life, 1% intelligent, 99% life. वो तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा दिमाग भी दिया ना भगवान ने, तो okay fine, 80% intelligence, 20% life. No, you can still have 80% life. राइट? समझ में आया ना? बाय दैट बैलेंस आई एम सेइंग, बहुत सारा ये ना यूज मत करो, लिसन टू योर हार्ट, बैलेंस वहां पे भी एकदम नहीं, अभी मैं पीऊंगा, अभी कैंडी ने बोला हार्ट का सुनो, मैं जाके अपने गर्लफ्रेंड से, दैट्स द बैलेंस, द संतुलन। कीवर्ड बैलेंस, ओके? कीवर्ड, एंड इट्स ओके, इट्स ओके,
It's Right. not the end of the world. करेक्ट डॉक्टर कैनी, कई हद तक मैं आपसे सहमत हूँ, और क्योंकि मैं खुद ये मानती हूँ, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि व्हाट आई एम सीकिंग इज सीकिंग मी, और हिंदी में अगर कहूँ तो जो आप यहाँ हैं वो आप यहाँ हैं और वही आप आसपास में बांटेंगे। तो यहाँ पे अपनी सोच सही रखिए, तभी आप अच्छा कहेंगे और अच्छा करेंगे। पर जैसा कि डॉक्टर कैंडी आपने कहा, वो बहुत ही एक जेनेरिक अप्रोच है जो आप हमारे साथ अभी शेयर कर रही हैं। हम आपसे थोड़ा और स्पेसिफिक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि एक मैंडेट के हिसाब से कॉर्पोरेट क्षेत्र में और एजुकेशन क्षेत्र में हम किस तरह इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एज अ लेमैन यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि, या जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप सोच बढ़िया रखिए, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, ये ज्ञान बांटने के लिए कहना बहुत सरल है और इजी भी है और अच्छा है, मगर अगर हम बिल्कुल ही डिटेल में इस पे जाएं जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे इसको एज अ मैंडेट अपनाने के लिए आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉर्पोरेट्स में ऑलरेडी एक थेरेपिस्ट रहता है, कुछ कॉर्पोरेट्स ने रखा है, एमएनसीज में। रिसेंटली वी हर्ड ऑफ द EY, Ernst & Young का केस इन पूना, एंड इट शॉक्ड एवरीबडी। द मिनट यू कॉल अप द डेस्क एंड यू आस्क, क्यों आपके पास एम्प्लॉय असिस्टेड काउंसलर नहीं था? नहीं है, सेल ही नहीं है। And today HR and whatever has become just 2-3 people staffing, hiring, firing, that's it. There is no understanding why you're feeling what you're feeling. So whom should you talk to? किससे बात करना चाहिए? Raise the flag. तुमको बुरा लग रहा है कि मुझे बहुत काम है, मुझे देर से लिखा जा रहा है। Women who have to nurse their babies have to go home at a certain time. नहीं, लेकिन सहते जाओ, because we are coming from that ज़माना, right? मुंह खोलो, लड़ने की जरूरत नहीं है, प्यार से कर सकते हो। सब चीज प्यार से बराबर हो सकता है। एंड जो मुझसे बाद में बात करना चाहते हैं कि नहीं, फिर पुतिन और उन्होंने भी प्यार से करना चाहिए था, एब्सोल्युटली राइट। देखो कितनी पढ़ाई की है उन लोगों ने, वर्ल्ड लीडर्स है, लेकिन फिर भी सेंस कहाँ है? हम में आई एम श्योर देयर इज मोर सेंस देन दोज टू। बट in certain companies now, Indian companies and abroad now, where Singapore and even US, they have started music therapy, and I want to touch upon that. They have started having rooms, conference room, chote 3-4, where you can take your tea cup or coffee cup and listen to the music. Now, because you're being in India, you're very richly blessed with ragas. And and since my doctorate came from the United Nations, raga is used kiya maine, Ahir Bhairav and Kalavati and Darbari. So I have them here to heal us few things. You can make notes. So like Darbari, Khamaj, Malhar, I'm reading out because there's so many. Darbari late night raga hai, okay, which helps with ease tension and fall asleep. Sitar ya flute, dinchak sunte rahoge to you will not sleep, of course, and that light in your eyes, so even your melatonin is not forming. These are very common sensical things. और फिर then there are doctors who will tell you apple ना खाए रात में, correct? आपको नींद नहीं आ रही एप्पल से तो मत खाइए। You know, listen to your body, listen to this heart, listen, simple things these are, but हम लोग ने सुनना बंद कर दिया। Then you have Khamaj, refuse mental tension. ओके, बिहाग इज इंसोम्निया के लिए। बिहाग आप बहुत याद रखो इसको, जिनको इंसोम्निया का मतलब क्या होता है। नाउ हाउ डू यू नो कि तुमको प्रॉब्लम है? वो भी है, आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। हाँ सर, हाँ जी, आपसे मैं जरूर चाय पे बात करूंगी। हाँ, चाय पे चर्चा, श्योर। तो प्लीज हमारे इंडियन म्यूजिक का, प्लीज वी आर सो ब्लेस्ड, please listen to it. But if you listen to, I am just giving you an example, girls and boys, and men and women, is that if you listen to Kaata Laga at 1 o'clock, you're not going to sleep. You've just got your adrenal and everything else on, the hormones all riled up. So, and if you don't get your whatever partner with you, then you're going to be in a state of flux, and you're confusing yourself at that hour. You're confusing your own self. Suddenly there's a rise of porn. Why? The definition of porn also is not known in India. You don't even know. Even watching a Kingfisher ad or a YouTube of those days of Mr. Vijay Mallya. I mean, people have been going berserk. Why are you doing it to yourself? You all also. Please don't do it to yourself. You look at those beautiful women. Who wants to sleep? You want to do something else. But let's come back. Yaman Kalyan suno.
नाउ यू टेल मी, अरे ये बूढ़े लोगों का बात मत करो हमारे साथ, ये बूढ़े लोगों का यमन कल्याण एंड ऑल, बट यू कॉज्ड इट टू योरसेल्फ. देयर इज नो एज फॉर यमन कल्याण, लेट मी टेल यू. बचपन से अल्लाह रखा एंड संतूर सब जो अभी चले गए, शिवहरी, बचपन से करते आ रहे हैं यमन कल्याण, ठीक से सोते हैं. सो बिहाग, यमन कल्याण, भिमपलासी, ओके, दिस सॉन्ग. पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए, मन्ना डे, राइट? क्या बात है. वो गाना किसके लिए है? अहिर भैरव. मैंने क्या कहा अभी? अहिर भैरव किसके लिए अच्छा है? चलिए, Good, right? डॉक्टर For your कैंडी, mental health. So please use music. It is proven. Indian sitar and flute. Evidence चाहिए. The internet addiction is your first. Alcohol addiction is your second. Smoking is your third. And pornographic addiction will be removed if you listen to our Indian ragas. And those addiction is now, internet addiction is now a disease in the DSM manual since 2 years. Please, you get everything here, but listen to Bhim Palasi and Ahir Bhairav on this. On that note, I want to thank Mamta Mandal. She has been driving water conservation in Singapore, little languages and theatre and music. And I thank you, Mamta, for this wonderful Boon Boon Bane Sagar. Even if there are not 500 people in this auditorium, your efforts are commendable. God bless you. God bless everybody who's listening and who want to heal. पहले इच्छा हमसे शुरू होती है. If you want to heal, you are there, right? बहुत बढ़िया डॉक्टर कैंडी, And थैंक I'm यू. so glad to be here. थैंक यू, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है. तो म्यूजिक थेरेपी हेल्प्स, हम सब कोशिश कर सकते हैं अगर नहीं कर रहे हैं तो. इसी के साथ मैं डॉक्टर अनुलाल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक पैनल को एंड करते हुए एक की नोट स्पीच दें. 2 मिनट अनु जी, मैं अनु जी कैन आई जस्ट टेक 2 minutes ऑफ योर टाइम. हम सबके बीच में रेनू हुसैन जी आ चुकी हैं अगले पैनल के लिए, जो एजुकेटर है, पोएट है. अभिनव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बहुत सारे सामाजिक चेंज पे काम कर रहे हैं, ट्राइबल अपलिफ्टमेंट पे काम कर रहे हैं. उनसे आज ही मुलाकात हुई, लेकिन इतना कुछ सीखने को मिला. मीनाक्षी जी हैं हमारे बीच, जिनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था कार्यक्रम कर पाना दिल्ली में इतने कम समय में. और इस मैंने अनु जी आपसे 2 मिनट की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि हमारे जो मंच संचालक सुबह से हमारे साथ हैं, जय करण सिंह जी, उनको धन्यवाद करते हुए, और उनका मैं 5 मिनट और लेना चाहती हूँ, जिससे पहले कि वो हमारा ऑडिटोरियम छोड़ के बाकी के कामों की तरफ भागे, कि हमारे कार्यक्रम का समापन सत्र का परिचय देते हुए, और अब उनको हम विदा करेंगे और कार्यक्रम चलता रहेगा जैसे निर्धारित रूप है. और हाँ, मैं जय जी से बोलना चाहती हूँ सबको, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. जिंदा हो. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन का जो लक्ष्य है, जो तुमने सुना, अपने दिल में रखा, तो जिंदा हो तुम. थैंक्स टू जावेद अख्तर साहब ऑन दैट नोट. आपने बैलेंस पे बात की, एक मुशायरा पूरा 30 से 30 सेकंड जी. तो पंजाब में एक बड़ा अच्छा मुशायरा चल रहा था, तो उन्होंने कहा बैलेंस पे बात कर रहा हूँ, आपका सम्मान अच्छे तो ये पंजाब में एक मुशायरा चल रहा था, तो उन्होंने कहा, राकेश जी बहुत बढ़िया एक छोटा सा 30 सेकंड का जोक है बैलेंस पे. तो उन्होंने कहा कि शेर पढ़ रहे थे कि कुत्ते के ऊपर कुत्ता, उस पे 2-3 कुत्ते, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह. कुत्ते के ऊपर कुत्ता, उस पे 6-7 कुत्ते. यार कि शेर है कि ये छड़ यार बैलेंस तो देख. थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन. देखो हंसना जी. कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, और अच्छा आइए जय. बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव चतुर्वेदी साहब की जो है शानदार जो है वक्तव्य, छोटा सा जो एनेक्डोट उन्होंने शेयर किया, तो उनकी भी जो है आज के कार्यक्रम में हाजिरी जो है औपचारिक रूप से लग गई. मैं आपसे विदाई ले चुका था, लेकिन चूंकि
ममता जी का एक अनुरोध मेरे पास आया और अब चूंकि उनका नमक खा चुके थे तो फिर उसके बाद ना करते नहीं गया। लेकिन आज के इस पूरे कार्यक्रम में हम लगभग ये तीसरा सत्र है, हम राव साहब को, अनुलाल जी को, कैंडी साहिबा को सुन रहे थे। इससे पहले हमने जो आज का हमारा शुरुआती सत्र था उसमें हमने कई और बड़े विशेषज्ञों को, हिंदी भाषा के जो भाषाविद हैं, शिक्षाविद प्रोफेसर रमा जी हमारे बीच में थी, बालेंदु शर्मा दाभीत साहब हमारे बीच में थे, सोनल गोयल, श्रीमती सोनल गोयल जी जो मुख्य अतिथि की भूमिका में थी, और उसके अलावा तमाम लोग जो आज इन्होंने हिंदी को लेकर के अलग अलग आयामों पर लेकर के बड़ी विस्तृत और बड़ी बहुत अच्छी, बहुत अलग अलग पहलुओं को समेटने वाली चर्चा हुई। मैं आप सबकी अनुमति से डॉक्टर बालेंदु शर्मा साहब के ही शब्द उधार लेकर के आपके बीच में कहना चाहूंगा कि उन्होंने कह करके गए, वो अपने वक्तव्य में कहा कि ठहर जाती हैं भाषाएं जो नएपन से जो डरती हैं, ठहर जाती हैं भाषाएं नएपन से जो डरती हैं। मुझे लगता है अगर आज के इस पूरे अब तक के 3 सत्रों का हमें एक साथ जो है एक सारांश लेना हो तो मुझे लगता है वो एक इस पंक्ति में हमारे बीच में आता है। अभी कैंडी साहिबा कह रही थी, राव साहब जो और अनुलाल जी जो कह रही, ये सारी बातें हम सबकी चिंताएं, राज साहब ने अपने शेर में कहा था और आप सबकी चिंताएं बहुत वाजिब। आप सबसे पहले सुदेश यादव जी जो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि न किसी हम सफर न हम नशी से निकलेगा, न किसी हम सफर न हम नशी से निकलेगा। आप सब जुड़े मेरे साथ में, न किसी हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हिंदी को लेकर के जो हमारी चिंताएं हैं, हिंदी को लेकर के जो हमारी संवेदनाएं हैं, ये इसको लेकर के जो कमियां हैं उनको हमें ही दूर करना पड़ेगा। आज के इस कार्यक्रम की सफलता का एक और सूचक है, बालेंदु जी ही कह करके गए, राव साहब आप तो उन्हें सुन रहे थे, कि ऐसा विषय अमूमन हिंदी भाषा और साहित्य की चर्चाओं में देखने को नहीं मिलता है कि जहां पर नवोन्मेष को लेकर के, सतत विकास को लेकर के भाषा की क्या भूमिका और संदर्भ हो सकते हैं, उस पर इतने विस्तार से और इतने विहंगम दृष्टि के साथ में चर्चा की जाए। तो मैं समझता हूं आज का यह कार्यक्रम इस मायने में और इस कसौटियों पर पूरी तरह से खरा उतरता है। और इस लिहाज से मैं आयोजन समिति के सभी लोग, ममता जी और उनकी पूरी टीम, ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन से जुड़े जितने सारे लोग हैं, मैं कहता हूं एक बार सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, उनका मनोयोग बढ़ाएं, उनका इस्तकबाल करें और उन्हें इस बात के लिए और हौसला अफजाई करें कि कैसे इस तरह के कार्यक्रम जो आने वाले जो इसके सत्र होंगे, जो इसके आने वाले और सारे जो कार्यक्रम होंगे, वो किस तरह से इस चर्चा और इस विमर्श को आगे बढ़ाएंगे। मैं बस अंतिम कुछ पंक्तियों के साथ पुनः आपके साथ एक बार विदा लूंगा। हमारे बीच में अब जो अगला पैनल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हो। मैं चाहता हूं कि श्रोताओं में से सब लोग इस विषय पर को सुने और रुकें कि जो क्वालिटी एजुकेशन है, यानी जो शिक्षा जो है, और किस तरह से वो वैश्विक धरातल पर, खासतौर पे जो हिंदी से जुड़ी जो शिक्षा के आयाम है, उस पर जो है भाषा की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर हमारे बीच में चर्चा करने के लिए श्रीमती मीनाक्षी पाहूजा जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं LSR लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बड़ा ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसमें आप प्रोफेसर हैं, श्रीमती मीनाक्षी पाहूजा जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे इस सत्र में। उसके अलावा हमारे बीच में रेनू हुसैन साहिबा जी होंगी, वो भी इस सत्र में आपके बीच में जो शिक्षा है जो है और उसमें हिंदी की क्या भूमिका हो सकती है और उसमें जो वैश्विक जो परिप्रेक्ष्य है वो क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चाएं करेंगी। इसके अलावा मुझे बताया गया डॉक्टर भारती छिब्बर जी, उन्हें आप पहले सुन चुके हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ही सधे और सटीक जो है सधे हुए तरीके से नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखती हैं, उन्हें भी आपको दोबारा सुनने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज का इस सत्र का एक और मुझे लगता है एक अनूठी बात हुई कि नारी शक्ति का जो यहाँ पर जो आधी आबादी का जो सहभागिता रही। मैं जब संचालन में था तो हमारी बात हमसे बेहतर संचालन दिव्या जी कर रही थी, और अब उसी कड़ी को, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मुझे बताया गया है कि महक अंकार जी हमारे बीच में होंगी। आप वरिष्ठ मीडिया और कम्युनिकेशन प्रशिक्षक हैं और पिछले कई सारे सालों से आप मीडिया में बहुत अच्छा काम करती हुई आई हैं। मुझे बताया गया कि रेडियो जॉकी भी हैं, तो मुझे लगता है एक शानदार आवाज आपको सुनने को मिलेगी संचालन के अगले सत्र में। और जो है वो सिंगापुर की धरती से हमारे बीच में आए हैं। ये भी कितनी अच्छी बात है कि दिव्या जी और महक अंकार जैसे लोग जो भारत की सौंधी मिट्टी की खुशबू को, भारतीय भाषा की खुशबू को सिंगापुर, सुदूर सिंगापुर में उस महक को लेकर के गई हैं और आज हमारे बीच में उस अनुभव के साझा कर रही हैं। मैं चाहता हूं इससे बेहतर
जो संयोजन है वो जो ममता जी और उनकी टीम नहीं कर सकती थी। एक बार आप सबको मंच से लेकर के और श्रोतागण से लेकर के सबको एक बार जोरदार तालियों से, मुझे लगता है इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे शब्दों के साथ आप मुझे विदा करें और मैं पुनः आपके साथ में इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगा कि, और ममता जी का बल्कि साधुवाद भी करूंगा कि इतनी सारी जो है सप्ताहांत पर वीकेंड के दिनों में इतना बड़ा कार्यक्रम करके जो है आगे बढ़ा पाना ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे किसी शायर का शेर याद आता है जो उनकी पूरी टीम के लिए मुझे लगता है कि बहुत बहुत हद तक उस पर पूरी तरह से रूपायित होता है कि 1000 बर्क गिरें लाख आंधियां उठें, 1000 बर्क गिरें, बर्क मतलब होता है बिजली, 1000 बर्क गिरें लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ ममता जी, उनकी पूरी टीम का साधुवाद और आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जय। इसी के साथ इस पैनल को समाप्त करने से पहले मैं अनु जी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप क्लोजिंग नोट दें प्लीज। इतनी अच्छी चर्चा के बाद मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। सो ये थोड़ी सी मेरे साथ नाइंसाफ़ी है कि मुझे अब बस बुलाया जा रहा है, बट मैं कोशिश करती हूँ अपना एक पर्सपेक्टिव रखने की। सेहत आपकी सबसे बेहतरीन निवेश है, उससे कोई बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। एंड मैं महर्षि पतंजलि के 2 बिंदु उठाना चाहूंगी टू एक्सप्लेन जो मैं कहना चाह रही हूँ। एक, जो हम सबसे पहले कहते हैं कि हमारा सबसे प्रथम यम जो है वो है अहिंसा। अहिंसा जो है हम सोचते हैं कि हम बाहर की तरफ करते हैं, बट अपनी हेल्थ एंड वेलनेस के लिए हम सबसे ज़्यादा अहिंसा अपने पे करते हैं। अब सारे आघात हम अपने पे करते हैं, चाहे वो मेंटली अपने आप से नकारात्मक विचारधारा हो या वो इस तरह का खान पान हो जो हमारे को बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठता है ना। तो अपने आप से हिंसा ना करें, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। जो इसके साथ एक नियम साथ में चलता है पतंजलि योग सूत्र में ही, जो कि है शौच, विच इज स्वच्छता, क्लेनलीनेस। अपने आसपास तो साफ करें ही, जितनी एनर्जी आप अपने किचन काउंटर को साफ करने में लगाते हैं उतनी ही एनर्जी अपने आप को भी स्वच्छ रखने में रखें। ये दोनों यम और नियम का पालन जो है मनसा वाचा कर्मणा करें। मनसा वाचा कर्मणा इन द सेंस, मन तो रखें ही, जो आप मन में डाल रहे हैं, अपने दिमाग में डाल रहे हैं, वो थॉट्स को स्वच्छ भी रखें और उनको हिंसात्मक भी ना बनाएं, राइट। अपनी वाणी को ऐसा रखें कि वो किसी पे प्रहार ना करे और खुद पे भी प्रहार ना करे, इन द सेंस कि शीशे में देखें तो ओ मैं बहुत अच्छी नहीं लग रही हूँ, ओ मैं अच्छी लग रही हूँ, ओ मेरे रिंकल्स आ गए, होएगा ही, कभी ना कभी तो आएंगे ही, राइट। सो उसको, हिंसा को जो है, जो यम और नियम है उसका पालन वाचन से भी करें। और थर्ड, उसको कर्म में भी लेके जाएं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से कहें। जो मूवमेंट इज मेडिसिन हम कहते हैं कि गाइए, खेलिए, दौड़िए, अपने बॉडी को शिथिल ना बनाएं, अपने शरीर को शिथिल ना बनाएं, उसको अपने कर्म में जोड़ें साथ में ही। सो अगर हम ये सारे यम नियम, ये तीनों भाव के साथ अगर करें तो मुझे लगता है कि हम दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और हमारी सिविलाइजेशनल भी थ्राइव करती रहेगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अनु जी। हमारे इस पैनल चर्चा को समाप्त करते हुए सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी और आशा करती हूं कि हमारे विचार और अनुभव सभी के लिए प्रेरणादायक रहे होंगे।